Hello, good morning to all of you. Today's my topic is why is sky blue? बहुत सारे थिंकर ये सोच सोचकर परेशान हो गए थे और होते रहे हैं कि क्यों आखिर स्काई ब्लू होता है। बट अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका क्लियर कट आंसर मैं आपके सामने लाऊंगी और बहुत ही इजी और सिंपल वे में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और अपना जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करें। दिस क्वेश्चन हैज ट्रबल मैनी थिंकर्स सिंस द ओल्डन डेज। ये बहुत पुराने समय से ही ये क्वेश्चन चला आ रहा है कि आखिर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। इसी स्काई के कलर को ब्लू क्यों होता है, इसका आंसर देने के लिए दो थ्योरीज बनाया गया था। पहला थ्योरी हमारा ये था कि जो भी स्काई का कलर है वो रिफ्लेक्शन ऑफ ओशियन के कारण होता है। मतलब ओशियन का रिफ्लेक्शन हमारे स्काई पे पड़ता है और स्काई का कलर हमारा ब्लू दिखता है। एंड सेकेंड जो थ्योरी आया था वो ये आया था कि ग्रीक मैथोलॉजी में एक गॉडेस है जिसका नाम एथेंस है, उसका ब्लू आइज होता है, इसी वजह से हमारे स्काई का कलर भी ब्लू है। लेकिन अब हम लोग क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर गया है तो अब हम लोग इस थॉट्स के बारे में सोचते नहीं हैं। अब हमें इसका आंसर मिल चुका है, तो आइए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करके आप लोगों के आंसर को और भी क्लियर करना चाहूँगी। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया है और उससे लेज़र लाइट पास कराया है। तो जब हम लोग किसी ग्लास ऑफ वाटर में लेज़र लाइट पास कराते हैं तो हमें क्या दिखता है कि ग्लास के दोनों एंड पर उस लेज़र लाइट का पॉइंट ऐसा सोर्स दिखता है। वहीं जब उसी वाटर में जैसे ही मिल्क डाला तो मिल्क का जितना भी पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, ग्लास ऑफ वाटर में स्प्रेड आउट हो गया और वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में पूरे ग्लास ऑफ वाटर के साथ फैल गया। उसके बाद जब मैंने लेज़र लाइट जब हम लोग उस पर लेज़र लाइट डाले तो वहाँ पे क्या दिखा, हमें बीम ऑफ लाइट दिखा। क्योंकि यहाँ पे वाटर प्लस मिल्क है, इस मिक्सचर को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ वही कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ जो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो आइए आखिर ऐसा क्यों होता है इसको भी जानते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया है। सपोज ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये छोटे छोटे मिल्क पार्टिकल्स हैं जो कि पूरे ग्लास ऑफ वाटर में स्प्रेड आउट थे। तो जब हमने लेज़र लाइट दिया तो ये लेज़र लाइट सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल से टकराया होगा और टकराने के बाद वो स्प्रेड हो गया, मतलब वो सारे डायरेक्शन में फैल गया। और वैसा लाइट जो कि स्कैटर नहीं हो पाया वो क्या किया, दूसरे पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया और फिर वहाँ भी क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ, सारे डायरेक्शन में लाइट स्प्रेड हुआ। फिर जो लाइट बच गया वो थर्ड पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया और वहाँ भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट हुआ और जो रिमेनिंग लाइट्स रह गया वो फोर्थ पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया और वहाँ भी स्कैटरिंग हुआ। तो इसी कारण से हमें वहाँ पर क्या दिखा, बीम ऑफ लाइट दिखा। लेकिन सिंपल वाटर में क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ही छोटे थे और जिसको हम लोग कह सकते हैं बहुत ही छोटे होने के कारण निग्लिजिबल हमें स्कैटरिंग दिखता है, इसी वजह से वहाँ पर बीम ऑफ लाइट नहीं दिखा। और यहाँ पर क्योंकि मिल्क मॉलिक्यूल्स थे वो जो है थोड़ा इसमें थे जिससे कि हम लोग आराम से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हुए देख सकते थे और उससे बीम ऑफ लाइट फॉर्म हो सकता था। क्योंकि मिल्क प्लस वाटर जो है ये एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है। आइए हम लोग जान लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज डेविएटेड into minute particles called colloidal particles and dispersed throughout a second substance। कहने का मतलब है कोलाइडल सॉल्यूशन वैसा मिक्सचर है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है वो पूरी तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है और दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह डिस्पर्स हो जाता है। उसी सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगी, हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है
क्योंकि उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे चीज़ प्रेजेंट है, इसीलिए हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया था स्कैटर। तो आखिर में स्कैटर होता क्या है? तो हम लोग देख रहे थे कोई स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट आ रहा था और वो कोई पार्टिकल्स पर, छोटे पार्टिकल्स पर पड़ रहा था और वो उसको सारे डायरेक्शन में डेविएट कर रहा था। इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन आएगा और कोई मिन्यूट पार्टिकल्स पे पड़ेगा या स्मॉल पार्टिकल्स पे पड़ेगा और वो उस लाइट को एवरी डायरेक्शन में डेविएट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं। तो आइए मैंने आपको डेफिनेशन के द्वारा भी बता देती हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज़ अ फेनोमेनन ऑन विच लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। तो ये आपको समझ में आ गया, ये स्ट्रेट पाथ था। जैसे ही वो किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स पे पड़ा तो वो डेविएट हो गया। यही तो कह रहा है। ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टकल, वहाँ पे ऑब्स्टकल क्या होगा? कोई भी छोटे पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट और गैस मॉलिक्यूल्स और वाटर वेपर ETC। एक बात और जान लेते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में वेवलेंथ का बहुत ही बड़ा रोल है। स्मॉलर वेवलेंथ स्कैटर मोर। अगर आपका छोटा वेवलेंथ होगा, किसी लाइट का अगर छोटा वेवलेंथ है तो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। लार्जर वेवलेंथ स्कैटर लेस। अगर आपका वेवलेंथ आपका लार्ज होगा तो स्कैटर क्या होगा? आपका कम होगा। क्योंकि हम लोग रेनबो वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा व्हाइट लाइट कितने कलर का बना होता है, तो इट इज़ फॉर्म बाय द मिक्सचर ऑफ 7 कलर। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि आपका वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा रेड का होता है एंड वायलेट का सबसे लीस्ट होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिसका वेवलेंथ जितना कम उसका स्कैटरिंग उतना ज़्यादा। तो वायलेट का वेवलेंथ कम है, लीस्ट है, इसीलिए उसका स्कैटरिंग हाई होगा। और रेड का वेवलेंथ आपका हाईएस्ट है, इसीलिए स्कैटरिंग लीस्ट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं वेवलेंथ और स्कैटरिंग जो है एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मैंने शो भी किया है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज करेगा तो स्कैटरिंग डिक्रीज करेगा, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो स्कैटरिंग इंक्रीज करेगा। ये तो बात हो गया हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। लेकिन इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट से भी एक अहम जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा फिनोमेनन है वो है टिंडल इफेक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट अ टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है? व्हेन लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ कोलाइडल मिक्सचर, जब कोई लाइट कोलाइडल मिक्सचर से पास करता है, गेट स्कैटर्ड बाय इट पार्टिकल्स, तो क्या होता है? वो स्कैटर हो जाता है उसके पार्टिकल से। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कोलाइडल मिक्सचर हम लोगों ने लिया था वाटर प्लस मिल्क, और उसमें अगर कोई लाइट स्ट्राइक कर रहा था, पास कर रहा था, तो वो क्या कर रहा था? उस लाइट को स्कैटर कर दे रहा था बाय इट्स पार्टिकल्स, अपने पार्टिकल्स के द्वारा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, और इसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो सिंपली याद रखना है कि अगर कोई कोलाइडल मिक्सचर से कोई लाइट पास करता है और वो उस लाइट को स्कैटर करता है अपने उसके पार्टिकल्स के द्वारा, तो उसी इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। इसे हम लोगों ने अपने रियल लाइफ में भी देखा है कभी कभी, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो होता क्या है। बचपन से देखते आ रहे हैं। कभी कभी देखिएगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब हमारा सनलाइट हमारे विंडोज़ के थ्रू हमारे घर में या रूम में इंटर करता है, तब हम लोगों को कुछ चमकीला चमकीला नज़र आता है। एक्चुअली में वो है क्या? वो जो है डस्ट पार्टिकल्स है, और उससे क्या होता है? स्कैटर होता है लाइट और हमें बीम ऑफ लाइट दिखता है। ये घने डेंस फॉरेस्ट में भी हमें लोग को दिखता है, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगी आपसे। कुछ नोट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। क्योंकि ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, इसको डिस्कवर किया गया था जॉन टिंडल के द्वारा, तो इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है? तो साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब हम ये कैसे बोल सकते हैं? तो हम लोगों ने पहले देखा कि ग्लास ऑफ वाटर लिए थे, तो ग्लास ऑफ वाटर में हमें बीम ऑफ लाइट नहीं दिखा था। इसका मतलब वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा होगा, बट इनविजिबल हो रहा होगा, जो हमें दिखाई नहीं पड़ा। वहीं अगर हम लोग वाटर में सैंड को डिसॉल्व करें और वहाँ से लेज़र लाइट पास करें, तब भी हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बहुत ही बड़ा साइज होता है और वो सेटल डाउन हो जाता है। बट जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब हम लोगों ने वाटर में मिल्क पुट किया, तो क्या देखा कि जो मिल्क पार्टिकल्स था वो सस्पेंडेड था आपके वाटर में। इसी वजह से वहाँ पर हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता हुआ दिखा और बीम ऑफ लाइट हम लोग क्लियरली विजिबल था। As particles become smaller, they scatter very less light. जैसे ही पार्टिकल्स छोटा होगा तो वो स्कैटर भी करेगा बहुत छोटे लाइट को। Particles which are bigger in size tend to settle down, hence scattering is not observed. अभी मैंने जैसे बात किया कि अगर सैंड पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो वो क्या करेगा? सेटल डाउन हो जाएगा, जिसके वजह से भी हम लोग को स्कैटरिंग नहीं दिखेगा। आवर एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ कोलाइडल मिक्सचर। हमारा अर्थ एटमॉस्फेयर भी कोलाइडल मिक्सचर है। We can observe the Tyndall effect in the light passing through a hole in a room and in a dense forest. इसको हम लोग जब भी जो रूम में जो किसी होल से लाइट आता है उसमें भी देख सकते हैं और डेंस फॉरेस्ट में भी देखा जाता है। अब आती है बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, जो हमने पढ़ रखा है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये है कि ये जो है आपका प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं करके बल्कि स्पेयर सरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि कोई भी डस्ट पार्टिकल्स जो होता है वो स्पेयर शेप का होता है। तो इसी वजह से जब प्लेन सरफेस पर कोई लाइट स्ट्राइक कर रहा था तो वो क्या हो रहा था? सेम एंगल से बाउंस कर जा रहा था, और इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते थे। और इसको हम लोग रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता था, रेगुलर और इररेगुलर। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन में आता था। यहाँ भी तो सेम वही चीज़ हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम लोग सरफेस ले रहे हैं वो हमारा कर्व सरफेस आ जा रहा है, मतलब स्फेरिकल सरफेस का। तो जहाँ जहाँ पे लाइट आपका स्ट्राइक होगा वहाँ से वो क्या करेगा? बेंड करेगा, मूव करेगा, और इसी तरह मूव करते करते वो सारे डायरेक्शन में मूव करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। रेलीज लॉ को हम देखेंगे। रेलीज लॉ में क्या है? ये इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है। इस इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ पे पावर 4। यहाँ पे लेमडा क्या है? तो वेवलेंथ है। अभी हमने पढ़ा था कि वेवलेंथ और स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेम थिंग्स। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/λ पे पावर 4 का। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इसी लॉज को हम लोग रेलीज लॉ कहते हैं। अभी आपको ये लॉ नहीं याद रखना है, ये आपको 12 में काम आएगा। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट व्हाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन जो है वो रेड क्यों दिखता है हमें सनराइज और सनसेट के समय। तो इससे पहले मैं आपको कुछ फिगर दिखाना चाहूँगी जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ अर्थ एटमॉस्फेयर है। ये बात हो रहा है मॉर्निंग और सनराइज और सनसेट का, जब सन हमारा हॉरिजन पे होगा। अब ये बताइए आप, हॉरिजन से सन को ट्रैवल करने में, अर्थ सनलाइट को ट्रैवल करने में अर्थ पर ज़्यादा टाइम लगेगा, या जब ओवरहेड होगा तब ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियसली है जब हॉरिजन पे होगा तब ज़्यादा टाइम लगेगा सन रेज को अर्थ पे आने में। तो वही यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो विबग्योर था वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। विबग्योर, तो सपोज दैट ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पर
सन जो हॉरिजन पे है और उसको अर्थ एटमॉस्फेयर पे रीच करने में सनलाइट को ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा डिस्टेंस है। तो जैसे ही जैसे डिस्टेंस होगा वैसे वैसे क्या होगा, स्कैटर भी तो होते जाएगा लाइट, क्योंकि सारे लाइट का वेवलेंथ अलग अलग है। और सबसे कम वेवलेंथ किसका है, तो वायलेट का है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है, तो रेड का है। तो वेवलेंथ जैसे ही ये पास करेगा, मान लीजिए वेवलेंथ वाइज ये स्कैटर होता रहेगा लाइट। सपोज दैट यहाँ पर जैसे ही आया वायलेट गायब, वायलेट स्कैटर कर गया पूरा। यहाँ पर आया इंडिगो स्कैटर कर गया, यहाँ पे आया ब्लू स्कैटर कर गया, यहाँ पे आया आपका ग्रीन स्कैटर कर गया, यहाँ पर आया येलो स्कैटर कर गया और यहाँ ऑरेंज स्कैटर कर गया। तो अब बताइए कि अर्थ एटमॉस्फेयर तक आपका रीच कौन सा कलर करेगा, रेड। और हम लोगों ने चैप्टर में ये पढ़ लिया है कि जो चीज़ हमारे आइज तक पहुंचता है वही चीज़ तो हमें दिखता है। तो क्योंकि यहाँ पर स्कैटरिंग प्रोसेस होने के बाद सिर्फ रेड कलर ही हमें विजिबल था, इसीलिए जो सनराइज के समय क्या हो रहा है, हमें रेडिश कलर दिख रहा है। और सेम थिंग हैपन्स इन द सनसेट ऑल्सो, सनसेट में भी तो वही होगा, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर भी तो ज़्यादा है। तो क्या होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सारे कलर स्कैटर कर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे आइज पर क्या पड़ेगा, तो रेड कलर पड़ेगा। और रेड कलर जब पड़ रहा है तो हमें दिखेगा भी कौन सा कलर, रेड कलर। इसीलिए सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट बोथ। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिर्फ दो चीज़ याद रखना है, क्योंकि होराइजन पे जो लाइट ट्रैवल करती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है होराइजन से अर्थ पर आने में। और चूंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्या होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी ज़्यादा होगा। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा होगा तो समझ लीजिए जिसका कि वेवलेंथ आपका लिस्ट है वो स्कैटर कर जाएगा, जिसका वेवलेंथ हाई है वो आपके आइज तक पड़ेगा। और तो आपके आइज तक कौन सा कलर पड़ेगा, रेड कलर पड़ेगा। और रेड कलर पड़ रहा है, इसका मतलब आपको स्काई कैसा विजिबल होगा, तो रेड विजिबल होगा। अब आप समझ गए व्हाई सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, क्योंकि सनराइज और सनसेट के समय सिर्फ और सिर्फ रेड कलर ही हमारे आइज तक पहुंच पाता है, इसीलिए हमें उस सनराइज और सनसेट के समय रेड दिखता है। आई होप आप लोगों को रीज़न क्लियर हो गया हो, फिर भी मैं इसको लिख करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। When light from the sun near the horizon, जब जो लाइट होता है होराइजन के पास पास थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर, तब वो किससे पास करता है, थिकर लेयर ऑफ एयर से, मतलब एयर का जो थिक लेयर है उससे पास करता है। एंड द लार्ज डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर का। बिफोर रीचिंग आवर आइज, हमारे आइज पर पहुंचने से पहले उसको लार्ज लेयर ऑफ एयर से पास करना पड़ता है, लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, तब वो हमारे आइज पर पड़ता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड द शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर्ड। होराइजन पे ही होराइजन के नज़दीक बहुत सारा ब्लू लाइट और जिसका वेवलेंथ छोटा है वो सारे लाइट स्कैटर्ड हो जाते हैं। अवे बाय द पार्टिकल्स देयरफॉर द लाइट रीच आवर आइज, इसीलिए जो लाइट हमारे आइज तक पहुंच पाता है इज द लॉन्गर वेवलेंथ। वो कैसा वेवलेंथ का होता है, लॉन्गर वेवलेंथ का होता है। दिस राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन, और इसी वजह से हमें सन का जो अपीयरेंस होता है वो रेड दिखता है। आई होप आप लोगों को रीज़न क्लियर हो गया हो। सिंपल ये है कि सन जो है होराइजन के पास जब होता है तो उसे थिक लेयर ऑफ एयर से पास करना पड़ता है, लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, तब वो जाकर के हमारे आइज पर पड़ता है। इतना डिस्टेंस कवर करने में जो भी हमारा जो शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट होता है, जैसे ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं। और जो लार्ज वेवलेंथ है जैसा कि रेड, वो हमारे आइज पर पड़ता है और इसीलिए हमें सन का कलर रेड दिखता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू,
कि क्लियर स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो इसको भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि इस समय सन जो है हमारे ओवरहेड होता है, सन ओवरहेड होता है, लेकिन अभी भी इसमें वाइट लाइट है जिसमें कि 7 कंस्टिट्यूएंट कलर आपको कंटेन कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इसको डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़ता है। डिस्टेंस जब कम कवर करना पड़ता है तो जो शॉर्टर वेवलेंथ है उसी में काम चल जाता है। शॉर्टर वेवलेंथ में आपका 3 आ जाएगा और जो लार्जर वेवलेंथ है वो तो पास हो जाएगा, और शॉर्टर वेवलेंथ में वीआईपी विबग्योर में वीआईपी जो है आपका नज़दीक आएगा। तो ये स्कैटर करते समय मान लीजिए वायलेट यहाँ पर स्कैटर कर गया, इंडिगो यहाँ पर स्कैटर कर गया और ब्लू हमारे आइस पर पड़ा, इसीलिए हमारा जो क्लियर डेज में जो है हमारा स्काई का कलर ब्लू दिखता है, क्योंकि वहाँ पर हम स्कैटर होकर के सिर्फ ब्लू कलर ही हमारे आइस पर पड़ता है, इसीलिए जो है हमें क्लियर डेज में स्काई का कलर ब्लू नज़र आता है। तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू? आई होप इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड द अदर फाइन पार्टिकल्स in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। जो भी मॉलिक्यूल्स है एयर का या कोई भी अदर फाइन पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, have the smaller size smaller than the wavelength visible to light। There are more effective in scattering of light of shorter wavelength। यहाँ पर क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ का स्कैटरिंग होता है at the blue, देन द लाइट लॉन्गर वेवलेंथ एट द एंड। जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो एंड में रहता है और जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो आपका फ्रंट में रहता है। विबग्योर में VIB आपका फ्रंट में रहता है जो कि शॉर्टर वेवलेंथ का है। व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर, जैसे ही सनलाइट पास करता है एटमॉस्फेयर को, द फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर द ब्लू कलर। तब जो वो फाइन पार्टिकल्स है वो क्या कर लेता है, स्कैटर कर लेता है ब्लू कलर को मोर स्ट्रांगली देन रेड। ब्लू कलर को स्कैटर कर लेता है जल्दी रेड से पहले ही। द स्कैटर ब्लू लाइट इंटर आवर आइज, और जो स्कैटर होता है ब्लू लाइट वही हमारे आइज पर पड़ता है और इसीलिए हमें जो कलर होता है क्लियर स्काई का वो ब्लू दिखता है। तो हमें समझ में ब्लू कलर दिखता है स्काई का, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स है वो आपको स्कैटर कर लेता है शॉर्टर वेवलेंथ को, जिसमें कि ब्लू कलर वो स्कैटर करता है और इसीलिए हमें स्काई का कलर ब्लू दिखता है। आई होप आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।